अरे क्या हुआ तुझे सांझ? तू इतना हैरान क्यों हो गई? अरे मुझे लगा कि मिस्टर शेखावत मेरे पापा की उम्र के होंगे, लेकिन ये आदमी तो मेरी ही उम्र का लग रहा है। और एक अकेले आदमी के साथ मैं कैसे रहूंगी? अरे तू उसमें क्या हुआ? और तू ही तो कहती है ना कि तेरी सोच तो बाकी लोगों की सोच से काफी अलग है। तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे मेरा मतलब ये है कि इससे पहले मैं किसी आदमी के साथ इस तरह से अकेले नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। खैर, अगर तूने ढूंढा है तो वो आदमी अच्छा ही होगा, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल, वो आदमी भी यही सोच रहा होगा कि ये दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रही है। हाँ सांझ, ये बात तो है। अब रोहिणी सांझ को वही छोड़कर चली जाती है और अब उस घर में सांझ एक नौकरानी और मिस्टर शेखावत के साथ रहती है। फिर रात में, अरे मिस्टर शेखावत, आप यहाँ पर आइए ना, मैं तो बस अभी सोने ही जा रही थी। अरे नहीं सांझ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये गार्डन जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, इसलिए प्लीज बैठी रहिए। ठीक है मिस्टर शेखावत। वैसे आपको यहाँ किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं नहीं, उल्टा यहाँ पर तो सब परफेक्ट है। मंजू दीदी भी बहुत अच्छी है, मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। और आपका घर तो बहुत सुंदर और साफ सुथरा है, घर के किसी भी कोने में जरा सी भी धूल नहीं है। जी शुक्रिया। वैसे अगर आपको कुछ भी लगे तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आप तो दिन भर घर पर ही रहते हो, तो आपका काम, आपके सोर्स ऑफ इनकम केवल यही है या फिर कुछ और भी है? जी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मेरी 2 दुकानें भी हैं, तो मेरे अकेले का तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। क्या बात है! और अकेले? मेरा मतलब आपका परिवार। हाँ, लेकिन अब नहीं रहा। मतलब 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी मॉम डैड और मेरी बीवी की मौत हो गई। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मेरी तो नई नई शादी हुई थी, वो भी अरेंज मैरिज थी। मेरी बीवी और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर अब जो हुआ सो हुआ, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हिम्मत रखिए मिस्टर शेखावत। वैसे आप मुझे मिस्टर शेखावत मत बोलिए, मेरा नाम विहान है, तो आप मुझे विहान बोल सकती हो। ठीक है विहान। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस तरह से प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी यहाँ अकेले रहने क्यों आई हो? आपकी फैमिली और आपका हस्बैंड, वो सब कहाँ पर है? वो दरअसल, फिर सांच विहान को अपने बारे में सब कुछ बताती है और उसकी कहानी सुनकर विहान को बहुत बुरा लगता है। आपकी सोच को सल्यूट है, क्योंकि ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं जो इस तरह से अपने आप के लिए खड़ी रहती है। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आपके परिवार को भी आपका साथ देना चाहिए था। कोई बात नहीं विहान, मैं अकेली ही काफी हूँ। जी, और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। जैसे रोहिणी आपकी अच्छी दोस्त है, वैसे ही मुझे भी आप अपना दोस्त समझ सकती हो। हाउ स्वीट विहान, थैंक यू सो मच। अब सांझ और विहान के बीच में एक अच्छा नाता जुड़ने लगता है। फिर अगले दिन, ये देखो मैडम, साहब ने आपके लिए ये फल लाए हैं और कहा है कि आज से आपको जो भी पसंद है वही खाने में बनाया जाए। अरे वाह, ये विहान भी ना सच में बहुत अच्छा आदमी है। हाँ मैडम, बहुत ही नेक दिल है साहब। जो भी किराएदार यहाँ पर रहने आता है वो तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह ही रखते हैं, और आपके लिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही देखरेख करने के लिए कहा है मुझे, क्योंकि अब आप 2 जान की हो ना, इसीलिए सांझ को वहां पर रहते हुए बहुत अच्छा लगने लगता है। वही दूसरी तरफ, अरे महिमा, तूने अपनी बेटी को इस तरह से घर के बाहर कैसे निकाल दिया? और नहीं तो क्या, और ऐसी निर्दयी दुनिया में अकेली लड़की का रहना सही नहीं है। और उस पर तो तेरी सांझ गर्भवती भी है। तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। अरे जब वो लड़की यहाँ पर थी
तब उसके बारे में भर भर के बुराई कर रहे थे, और अब जब वो यहाँ से चली गई है तब तुम दोनों ऐसे बोल रही हो। इतनी दोगली औरत हो तुम दोनों। ये तू क्या बोल रही है महिमा? अब कितना भी कह लो, वो आखिर ठहरी तो तेरी संतान ही ना, और उसे इस हालत में अकेले छोड़ना सही नहीं है। और हम कोई दोगली औरत नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच लिया कर। अरे कुछ भी बोलने की आदत मुझे नहीं है, बल्कि तुम जैसी नालायक औरतों को है। अब और दिमाग खराब मत करो तुम दोनों मेरा, वरना कसम ऊपर वाले की मैं तुम दोनों का भरता बना दूंगी। अरे अब ये क्या भला बात हुई? तू अगर हमारा भरता बनाएगी तो हम तेरी चटनी बना देंगे, और नहीं तो क्या। अरे तुम दोनों की औकात नहीं है मेरी चटनी बनाने की। तभी वहां पर रितिका आती है। हे भगवान, माँ जी और काकी जी, प्लीज मत लड़िए। और काकी जी, आप दोनों यहाँ से चली जाइए प्लीज काकी जी। इस तरह से रितिका उन तीनों को झगड़ने से रोक लेती है। और फिर कुछ दिनों के बाद अक्षत और रितिका दोनों सांझ को कॉल करके उसके नए घर में उससे मिलने चले जाते हैं। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? माँ और पापा तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए उन्हें समझने में वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा अक्षत? अरे अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? खैर, वो दोनों भले ही आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों आपके पास है ना, इसीलिए कभी भी आपको कुछ भी लगे तो हमें बेझिझक होकर बताइए। हाँ रितिका, जरूर। समय यूं ही गुजरता जाता है, और ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, मुझे आज की आज ही ये फाइल कंप्लीट करनी है। पता नहीं कैसे होगी, ऊपर से बहुत हेडेक भी हो रहा है। क्या करूं अब मैं? तुम चिंता मत करो सांझ, मैं हूं ना। अरे विहान, आप यहाँ पर? जी, आप प्लीज सो जाइए। और रही बात आपकी इस फाइल की, तो मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ आपके काम के बारे में, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, आप खामखाम मेरे कारण दिक्कत क्यों ले रहे हो? आप सो जाइए, मैं कर लूंगी अपना काम। और पूछने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं सांझ, ऐसा मत कहिए, और आप प्लीज आराम कीजिए। और मैंने आपकी बात पूरी सुन ली थी कि आपको अभी सर दर्द हो रहा है, इसलिए इस समय पर आपका सोना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच विहान, सच में आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। उफ वो सांझ, चलिए अब मेरी तारीफें करना छोड़िए और कंबल ओढ़कर आराम कीजिए। फिर विहान आधी रात जागकर सांझ का काम पूरा कर देता है। इस तरह से वो हर समय उसका ध्यान रखता है, और दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगती है। ऐसे ही एक रोज, क्या कहा? वो किसी आदमी के साथ रह रही है? हाँ माँ, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है भला? वो वहां पर एज अ पेइंग गेस्ट रह रही है। बेशरम आदमी, अरे तुझे क्या जरूरत थी उस लड़की से बात करने की? जब हमारा उससे नाता टूट चुका है तो तुझे उससे नाता रखने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या बोल रही हो माँ? बस कहने से कोई नाता टूट जाता है क्या? और वो मेरी बड़ी बहन है। अब तू भी उसी के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जरूर उस आदमी का ही बच्चा होगा उसके पेट में, इसीलिए वो निर्लज्ज लड़की उसके पास रहने गई है। छी, और कितना गिरेगी वो नालायक लड़की। बस कीजिए माँ, जो मन में आए बोले जा रही हो आप। अरे दीदी का उस आदमी के साथ वैसा कोई रिश्ता नहीं है। और अब तो मुझे यही लगता है कि दीदी ने जो किया है वो सही किया है। और रही बात दीदी से बात करने की, तो आपके दबाव में आकर मैं दीदी के साथ कोई नाता नहीं तोड़ूंगा। मैं और रितिका उनका साथ हमेशा देंगे। अक्षत की ये बातें सुनकर महिमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये लड़की तो घर छोड़कर गई है, फिर भी हमारा जीना दुश्वार करके रखा है उसने, चुनौती कही की। फिर एक रोज, यार रोहिणी, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सच में ये जगह तो बहुत ही मस्त है यार। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। हाँ रोहिणी, मंजू दीदी और विहान दोनों भी बहुत अच्छे लोग हैं और उन दोनों के साथ रहकर मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। हाँ सांझ, वैसे मैं विहान को काफी समय से जानती हूँ। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वैसे सच कहूँ तो उसकी और तेरी सोच एकदम एक बराबर है। हाँ रोहिणी, और शायद इसीलिए हम दोनों की इतनी जम रही है। हाँ सांझ, दोस्त के तौर पर वो तेरा हमेशा साथ देगा। ही इज द बेस्ट। वो तो है। मुझे तो मेरे अपनों ने पराया ही कर दिया, लेकिन परायों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है। वो विहान सांझ के साथ चेकअप के लिए भी जाया करता है। फिर एक रात अंधेरे में विहान किसी से टकरा जाता है। अरे नहीं, ओ गॉड, आप यहाँ पर, वो भी इस समय। वो दरअसल मुझे वॉक पर जाना था। घर में बहुत घुटन महसूस हो रही थी ना, इसलिए मैं बाहर जा रही थी। लेकिन इतनी रात को अकेले कैसे बाहर जाओगे आप? ओ हेलो, मैं कोई बेचारी अबला नारी थोड़ी ना हूँ। मैं अकेले बाहर कहीं भी जा सकती हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, पर फिर भी आप गर्भवती हो और मेरे घर के आसपास का रास्ता रात के समय पूरा सुनसान रहता है। इसीलिए इस समय आप बाहर नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपको जाना है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे नहीं विहान, इट्स ओके। मेरे लिए इतनी तकलीफ मत लीजिए। मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं सांझ, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब चलिए, जिद मत कीजिए। ठीक है विहान। फिर सांझ और विहान दोनों वॉक पर जाते हैं और चलते चलते वो दोनों खूब बातचीत करते हैं। तो सांझ, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है क्या? नहीं विहान, मुझे सिंगल रहना ही पसंद है, क्योंकि मेरी सोच से मैच करने वाला आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला। और अगर कोई मिलेगा तब मैं सोचूंगी उसके बारे में। वैसे सांझ, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो क्या? हाँ सांझ, ये सच है। पता नहीं कब और कैसे हुआ, पर मुझे आपसे प्यार हो चुका है। आपकी सोच और आपका जीना मुझे सब कुछ भा गया और मैं आपको आपके होने वाले बच्चे के साथ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये बात मैं अपने दिल में नहीं रख पाया। विहान, वो मैं वो ओ गॉड, मैंने आपके लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी। सच में मैं तो एक नंबर का बुद्धू हूँ। अरे नहीं विहान, इनफैक्ट आपने अपने दिल की बात बताकर बहुत अच्छा किया और मैं आपके जज्बातों की इज्जत भी करती हूँ। लेकिन माफ करना विहान, बदले में मैं आपको प्यार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको उस नजरिए से कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं सांझ, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए आप ऑकवर्ड मत फील कीजिए और इस बारे में भूल जाइए। हम दोनों बस दोस्त ही रहेंगे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सांझ को भी विहान का स्वभाव अब पहले से भी और ज्यादा बहाने लगता है। शायद विहान ही है वो आदमी जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। अगर देखा जाए तो इसकी सोच मेरी ही तरह है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, क्योंकि शादी तो एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। सांझ अब सोच में पड़ जाती है। वही दूसरी तरफ, हे भगवान, ये देखिए भूपेंद्र जी, कोई हमारे दरवाजे पर चिट्ठी छोड़कर गया है और ये चिट्ठी सांझ ने लिखी है। क्या? हाँ भूपेंद्र जी, और इसमें ये लिखा है कि वो हम सबको छोड़कर जा रही है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उसे हमने कभी समझकर नहीं लिया। दुनिया से तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने तो उसका कभी साथ नहीं दिया। नहीं महिमा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सांझ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अक्षत बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें ले चल उसके पास। फिर वो सब लोग सांझ के पास पहुंच जाते हैं और उन सबको देखकर सांझ चकित रह जाती है। क्या? मैंने तो ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी पापा।
और मैं किसी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तो फिर ये चिट्ठी किसने छोड़ी हमारे दरवाजे पर? मैंने पापा जी। क्या? हाँ पापा जी। अपनी संतान को खोने से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता, और दीदी की अहमियत समझाने का यही एक तरीका था। मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों दीदी से बहुत प्यार करते हो, और उनकी जान से बढ़कर आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा गलत था, पर ये करना बहुत जरूरी था। तू माफी मत मांग बहू। अरे आज तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अरे तेरे इस नाटक से ही हमें एहसास हुआ है कि हमारी बेटी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ सांझ बेटा, अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अब हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और तुझे तो हम कभी खो नहीं सकते। माफ कर दे बेटा, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। माफी मत मांगिए माँ, उल्टा मुझे तो बहुत खुशी है कि आखिर आप दोनों यहाँ पर आ ही गए। पर मैं भी आप लोगों को एक खबर देना चाहती हूँ कि मैं अब शादी करने वाली हूँ, वो भी विहान से। फिर सांझ विहान के बारे में अपने घर वालों को बताती है, और उन लोगों को भी विहान बहुत पसंद आता है। मैंने बहुत सोचा विहान, और मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो आप ही हो जो मेरे लिए सही हो। तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल सांझ, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। इस तरह से अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और सांझ विहान से शादी करके अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहती है। जतिन बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे इस काली लड़की के साथ शादी क्यों की तूने? आस पड़ोस वालों ने सभी ने देखा होगा तुझे। पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे क्या सही किया है? ये काली लड़की सिर्फ अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तूने इससे शादी कर ली। अरे इससे बेहतर तो हम इस आद्या को ही घर से बाहर निकाल देते। जरा तो हमारी इज्जत के बारे में सोच लेता। देखिए माँ, मैंने प्रेरणा से शादी केवल इसीलिए नहीं की है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाती है, बल्कि इसीलिए की है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली है। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है, और ये लड़की आद्या से हर काम में 100 गुना बेहतर है। चुप करो जतिन, तुमने मेरे साथ गलत किया है। अरे मेरे साथ शादीशुदा होते हुए भी तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुम्ही ने मुझे ये सब करने पे मजबूर किया है। अगर तुम अच्छा खाना बनाती, अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनकर दिखाती, तो मैं प्रेरणा के पास कभी नहीं जाता। तुम्हें मैंने और माँ ने अच्छा खाना बनाने के लिए मोहलत भी दी थी, लेकिन तुमने उस मोहलत का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है आद्या। वो सब मैं नहीं जानती। मैं इस शादी को नहीं अपनाऊंगी, और ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। निकालो इसे बाहर। अरे तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं रहा, और ना ही इस घर पर। अब इस घर की बहू और मेरी धर्म पत्नी सिर्फ प्रेरणा है। पहले मैंने इज्जत का ध्यान रखते हुए तुम्हें और तुम्हारे नखरों को सहा, लेकिन अब मुझे मेरी इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी। अब मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा। इसीलिए मैंने प्रेरणा से शादी की है, और यही मेरी बीवी है। तो इसीलिए अब से तुम्हारे नखरे में नहीं सहने वाला। क्या? देखो आद्या, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना दफा हो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। प्रेरणा, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। फिर जतिन प्रेरणा को लेकर कमरे में चला जाता है, और ये सब देखकर आद्या के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो गया माँ जी? एक पल में ही मेरी दुनिया इधर की उधर हो गई। अगर तू वक्त रहते ही सुधर जाती ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नालायक कहीं की, अब बैठ रोती हुई। जब आद्या जतिन के कमरे से गुजर रही होती है, तभी उसे कमरे में से जतिन और प्रेरणा की हंसी मजाक की आवाज सुनाई देती है।
इस फोटो में तो तुम एकदम जोकर लग रहे हो। क्या? जोकर कैसे बोला? अब तो तुम गई। रुको, अरे ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं अपने पति को पहले ही खुश रख पाती तो आज वो कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, जतिन की पहली बेबी हूँ। तो फिर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? अगर कोई यहाँ से जाएगा तो ये कल हो जाएगी, मैं नहीं। फिर एक दिन जब मालिनी घर के बाहर निकलती है तभी, क्या रे मालिनी, तू तो बड़ी इज्जत वाली बनती फिरती थी, लेकिन तेरे बेटे ने क्या किया? उसने तो दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक काली लड़की के साथ। अरे क्या हुआ मालिनी, तेरी बोलती क्यों बंद पड़ गई? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तू, तो अब क्या हुआ तुझे? लेकिन एक बात बड़ी बुरी लगी मुझे, पहली बहू में गुण नहीं थे और अब दूसरी बहू में शक्ल ही नहीं है। कितनी बदसूरत है वो। बेचारी मालिनी। मालिनी को अब बहुत गुस्सा आता है और वो सर झुकाकर वहां से निकल जाती है। और घर आने पर, ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मटर कचौरी और अदरक वाली चाय बनाई है। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, इसे तू ही खा ले। और हाँ, मुझसे दूर ही रहे तू। मुझे तेरी ये बदसूरत शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना दूर रह। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मेरे तो भाग ही फूटे हैं सच में। पहली बहू भी बेकार थी और दूसरी भी वही निकली। शायद मेरे नसीब में बहू का सुख है ही नहीं। फिर रात होने पर प्रेरणा ये सारी बातें जतिन को बता देती है। तुम फिक्र मत करो प्रेरणा, माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। जरूर बाहर वालों ने उन्हें भड़काया होगा, इसीलिए वह गुस्सा हुई होगी। उन्हें थोड़ा वक्त दो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम उनका दिल जरूर जीत लोगी। हाँ जतिन, मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। अब तो मेरा काम भी मैंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, तो दिन भर में जब काम से ब्रेक मिलता है तब मेरे पास कोई नहीं होता। माँ जी और आद्या तो अपने कमरों में मुंह फुलाकर बैठे होते हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। चलो आज हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है जतिन। फिर प्रेरणा और जतिन दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और उन दोनों को साथ में देखकर आद्या को बहुत जलन होने लगती है। उस काला टीका प्रेरणा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अरे आद्या, ये सब तुझे पहले ही समझना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक दिन मालिनी को बहुत तेज भूख लगती है और वो रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगती है। ये छोले भटूरे तो उस प्रेरणा ने बनाए हैं, अब क्या करूं? बहुत तेज भूख लगी है मुझे, तो खा लेती हूँ। वैसे भी घर पर कोई नहीं है। फिर मालिनी वो छोले भटूरे खा लेती है। अरे वाह, ये छोले भटूरे तो कितने शानदार बने हैं। ऐसी टेस्ट तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसका मतलब जतिन सच कहता था, प्रेरणा कमाल का खाना बनाती है। अब ऐसे ही रोजाना जब जब प्रेरणा खाना बनाती है तब मालिनी के मुंह में पानी आता रहता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। अरे ओ प्रेरणा बहू, चल मेरे लिए भी खाना लगा दे। क्या? सच में माँ जी? अरे हाँ हाँ, अब जल्दी से दे दे मुझे, ज्यादा नौटंकी मत कर। हाँ माँ जी, अभी परोसती हूँ। फिर मालिनी बड़े ही छाव से प्रेरणा के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। मानना पड़ेगा, वैसे खाना तो एकदम बेहतरीन बना लेती है तू। बस सुंदरता के मामले में पीछे रह गई थोड़ी, पर गुणों की पक्की है तू। धन्यवाद माँ जी। प्रेरणा की ये तारीफें सुनकर
आद्या को बहुत गुस्सा आता है। ये नहीं हो सकता। आज माँ जी ने इस कल्लो की तारीफ कर दी। कल को अगर इन दोनों के बीच में जम गई और माँ जी ने इसे सर आंखों पर बिठा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन, माँ, मैं और प्रेरणा परसों हनीमून के लिए जा रहे हैं। हम 1 हफ्ते बाद ही लौटेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? एक बहुत ही सुंदर जगह है माँ। हम जिस रिसोर्ट में रुकेंगे वो झरने, पहाड़ और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब तूने इज्जत की बर्बादी तो कर ही दी है, तो जो करना है कर बेटा। मैं क्या ही कहूँ तुझसे। अरे माँ, ऐसा मत कहिए ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इज्जत की बर्बादी की है, लेकिन एक बार आप मेरी तरफ से भी सोचिए ना। जो भी हुआ है वो बदलते हालातों के कारण ही हुआ है। रहने दे बेटा, मेरा सर तो पहले से ही फटे जा रहा है। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। लेकिन माँ, इतना कहकर मालिनी वहां से चली जाती है और उनकी ये सारी बातें आद्या सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये दोनों मेरे होते हुए हनीमून पर कैसे जा सकते हैं। इनकी खुशियों पर अगर मैंने ग्रहण ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आद्या नहीं। हनीमून के लिए निकलने से पहले प्रेरणा नाश्ता बनाने लगती है। तभी जतीन उसे आवाज लगाता है और वो रसोई के बाहर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर आद्या वहां पर आती है और वो खाने में पेट खराब होने वाली दवा मिला देती है। अब आएगा मजा। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आद्या, तुम यहाँ पर? हे भगवान, कहीं इस कल्लो ने मुझे खाने में मिलावट करते हुए देखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बोल देती मुझे। हाँ तो मेरी भी रसोई है ये। अब रसोई में आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी क्या मुझे? अरे ऐसा मैंने कब कहा आद्या? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ ना, क्योंकि अब इस रसोई को मैंने अपने हिसाब से बदल दिया है, तो तुम्हें चीजें जल्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस यहाँ पर पानी पीने आई थी। फिर आद्या पानी पीकर वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब लड़की है। खैर, मुझे क्या, जल्दी से टिफिन पैक कर देती हूँ, निकलना भी तो है। फिर हनीमून पे जाने से पहले जतिन घर में नाश्ता कर लेता है, लेकिन रास्ते में अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है और उन्हें फिर से घर लौटकर आना पड़ता है। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया तुझे बेटा? अच्छा भला तो निकला था तू, लेकिन अब क्या हुआ तुझे? ये सब इस काली कलूटी के कारण ही हुआ है। अरे तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है क्या? सफर के दौरान कोई इतना तला भुना हुआ खाना खाता है क्या? हाँ प्रेरणा, तुमसे ये लापरवाही कैसे हो सकती है? अब देखो जतिन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई तला भुना हुआ नाश्ता बनाया ही नहीं था, सब हल्का ही था ताकि पेट खराब ना हो। तो फिर उसके बाद भी ये सब कैसे हो सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस सब के बारे में बात ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। मुझे आराम करना है। इस हादसे के बाद में प्रेरणा अब काफी हैरान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब मालिनी का व्रत होता है तभी, अरे प्रेरणा बहू, मेरे लिए थोड़ी साबूदाना खिचड़ी बना दे, आज मेरा व्रत है। ठीक है माँ जी, आज तो मैं माँ जी की खिचड़ी बिगाड़ूंगी और सारा इल्जाम जाएगा इस बेचारे कल्लो पर। फिर आद्या रसोई में जाकर नमक के डब्बे में से सारा नमक निकाल देती है और वो उसमें पीसी हुई चीनी मिलाती है और प्रेरणा उस चीनी को नमक समझकर उसे साबूदाना खिचड़ी में मिलाती है, जिससे वो खिचड़ी एकदम मीठी बन जाती है। अरे रे 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 रे, ये घटिया खिचड़ी खाकर मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। अरे मेरे व्रत का खाना था ये,
इसे बिगाड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं की। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने तो नमक ही डाला था इस खिचड़ी में, तो फिर ये मीठी कैसे बन गई? अरे शांत रहे, अब ज्यादा सफाई मत दे और इस सच्चाई को स्वीकार कर कि तूने एक बेस्वाद खिचड़ी बनाई है और तुझसे भी खाना बनाने में गलतियां हो सकती हैं। खुद को ज्यादा महान समझने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मालिनी से डांट खाने के बाद में जब प्रेरणा नमक का डब्बा चेक करती है तभी उसमें नमक ही होता है। अरे, इसमें तो नमक ही है, फिर माँ जी की खिचड़ी मीठी कैसे बन गई? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सही समय रहते ही इस डब्बे में फिर से नमक मिला दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये कल लोग फिर से आएगी यहाँ पर और इस डब्बे को जरूर चेक करेगी। प्रेरणा को यही बात खाई जाती है। फिर बाद में, क्या हुआ प्रेरणा, किस सोच में डूबी हुई हो तुम? अरे हो जाती है गलतियां, अब छोड़ो भी उस बात को। वैसी बात नहीं है जतिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या ने ही किया है। मतलब, अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन जब मैं हनीमून पे जाने से पहले नाश्ता बना रही थी, तभी मैं 1 मिनट के लिए रसोई के बाहर गई थी और तभी वहां पर अचानक से आध्या आ गई थी, जबकि आध्या रसोई में ज्यादा आती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने तुम्हारे नाश्ते में पेट खराब होने की दवाई मिलाई है, क्योंकि मेरा जो नाश्ता था उसे खाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारी और माँ जी की नजरों में बुरी बन जाऊं। क्या? हाँ जतिन, और रही बात खिचड़ी में नमक की जगह चीनी मिलाने की, तो ये करामाती भी उसी की होगी। उसी ने ही नमक के डिब्बे में पीसी हुई चीनी रखी होगी ताकि मुझे माँ जी से डांट मिले। हाँ प्रेरणा, शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। फिर जतिन और प्रेरणा ये सारी बातें यामिनी और आध्या को बताते हैं और उनकी ये सारी बातें सुनकर आध्या पूरी तरह से डर जाती है। क्या? बकवास बंद करो प्रेरणा, जो मुंह में आए बके जा रही हो तुम। अरे मैं भला ये सब क्यों करूंगी? माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। झूठ मत बोलो आध्या, यहाँ पर सब तुम्हें अच्छे से जानते हैं कि तुम कैसी हो। तुमने प्रेरणा को गलत साबित करने के लिए ही ये सारी चालें चली है। आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ आध्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि सौतन तो सौतन ही होती है। ठीक है, अगर तुम दोनों को मैं गलत लग रही हूँ तो मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। आध्या घर छोड़कर जा ही रही होती है कि तभी उसे मालिनी रोक लेती है। तू कहीं नहीं जाएगी आध्या। अरे ये इसकी सौतन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों इसे कुछ भी कहो। प्रेरणा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उससे भी गलतियां हो सकती है, तो ये अपनी गलती मानने की जगह पर आध्या के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर ये इसके पीछे क्यों पड़ी है? पर माँ जी। चुप, एकदम चुप। तू खुद को ज्यादा होशियार मत समझ और अपनी गलती को स्वीकार कर कि तूने जाने अनजाने में पीसी हुई चीनी को नमक समझकर खिचड़ी में मिला दिया। अरे माँ, आप आ जाकर प्रेरणा को ही क्यों डांटती रहती हो? आप शायद भूल गई हो कि आध्या कैसी है और इसने आपके साथ कितनी बदतमीजी की है। कुछ नहीं भूली मैं, लेकिन ये बदतमीज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करेगी। और इसे अगर प्रेरणा और तुझे अलग ही करना होता तो ये पहले ही कर चुकी होती। इस तरह से मालिनी प्रेरणा और जतिन को चुप कराती है और आध्या फिर से वहीं पर रहने लगती है। फिर एक दिन जब प्रेरणा बाहर गई होती है तभी आध्या जतिन के पास आती है। ये लो जतिन, तुम्हारे लिए नई ऑफिस बैग लाई है मैंने, और ये घड़ी भी। अच्छी लगी तुम्हें? मैंने ये सब अपने सेविंग के पैसों से लाया है। शुक्रिया आध्या,
लेकिन मैं इसे नहीं अपना पाऊंगा। प्रेरणा ने मेरे लिए पहले ही ऑफिस बैग लाई है और मेरे पास तो पहले से ही दो दो घड़ियां हैं, तो मुझे घड़ी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जतिन, देखो आद्या, जिस दुकान से लाई हो वहीं पर वापस कर दो इसे और उन्हीं पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लो। ठीक है जतिन। आद्या निराश होकर वापस चली जाती है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जतिन को वापस अपना बनाकर ही रहूंगी और वो दिन जरूर आएगा जब जतिन फिर से मेरा हो जाएगा। फिर एक दिन आद्या जतिन के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लाती है, लेकिन इस बार भी वो चिढ़ जाता है। बस करो आद्या, और ये सब बंद करो। अरे जब हमने तुम्हें मौका दिया था तब तो तुमने अपने आप को साबित नहीं किया, और अब जब मैं प्रेरणा के साथ खुश हूं तब तुम मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे नहीं जतिन, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ सुनना नहीं है आद्या। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा, इसलिए मेरे कमरे से बाहर चली जाओ और मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। अरे आद्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ प्रेरणा, सब ठीक है। आद्या फिर से उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब आद्या और प्रेरणा दोनों रसोई में होती है, तभी अचानक से सिलेंडर लीक होने के कारण पूरे रसोई में आग लग जाती है। हाँ, बचाओ जतिन, माँ जी, जतिन, बचाओ। उन दोनों की आवाज सुनकर जतिन भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है। प्रेरणा, आद्या। फिर जतिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान हथेली पर रखते हुए आग में कूद पड़ता है, और वो पहले प्रेरणा को और उसके बाद में आद्या को बचाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पर फायर ब्रिगेड टीम आती है और वो सारी आग बुझाकर चली जाती है। अच्छा हुआ जो जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले लोग भी आए और उन्होंने आग बुझा दी, वरना अगर आग फैल जाती तो पूरा घर भी जल जाता। आद्या, प्रेरणा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ माँ जी। अगर जतिन आज सही समय पर नहीं बचा था तो ना जाने क्या हो जाता। शुक्रिया जतिन। हाँ जतिन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से थोड़ा ध्यान रखा करो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो और तुम दोनों को कोई चोट भी नहीं आई है। फिर उस हादसे के बाद से जतिन प्रेरणा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन आद्या अपने कमरे में अकेली ही रहती है। जतिन पूरी तरह प्रेरणा का ही हो चुका है। उसने आग लगने के बाद भी सबसे पहले प्रेरणा को ही बचाया और मुझे बाद में बचाया। फिर अगले दिन आद्या को देखने के लिए उसकी माँ आती है। आद्या बेटी, तुझे अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ऐसे कैसे अचानक से आग लग गई? पता नहीं माँ, शायद सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई और अब मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो अच्छा है, लेकिन प्रेरणा कैसी है? उसे तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं माँ, हम दोनों ठीक है। जतिन ने आकर हम दोनों को बचा लिया, लेकिन उसने सबसे पहले प्रेरणा को बचाया और उसके बाद मुझे बचाया। हाँ तो उसमें क्या हुआ बेटी? उसने चाहे पहले बचाया हो या बाद में, लेकिन जरूरी बात तो ये है कि उसने तुम्हें भी बचाया। वो तुझे वहां आग में जलने के लिए नहीं छोड़ गया। लेकिन फिर भी माँ, जतिन अब मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है। मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे उससे दूर रहने के लिए कह दिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा माँ कि अब मैं क्या करूं। देख बेटी, अब तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जतिन तेरे पास फिर से पति बनकर नहीं लौटने वाला, क्योंकि उसने प्रेरणा को ही अपनी पत्नी मान लिया है। उससे वो प्यार की आशा रखते रखते थक गया है, जिसके बाद उसे प्रेरणा से प्यार हो गया। और अब अगर तुम दोनों में कोई रिश्ता बन सकता है तो वो केवल दोस्ती का ही बन सकता है। क्या? हाँ बेटा, तुझे भी अच्छी तरह पता है
कि तूने कितनी गलतियां की है, और अब उसके बाद भी तू जतिन से ये सारी उम्मीदें कैसे रख सकती है। तुझे इस बात को भूल जाना होगा और अब तुझे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। शायद आप सही कह रही हो माँ। प्रेरणा और जतिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, बल्कि जो जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगी। जतिन मेरा पति ना सही, लेकिन एक दोस्त तो बन ही सकता है ना। हाँ बेटा, मन में कड़वाहट रख के कोई तुझसे कभी खुश नहीं रह पाएगा, और अगर तू मन में केवल प्यार रखेगी तो सब तुझे पसंद करेंगे। धन्यवाद माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर सुमन के जाने के बाद, मुझे माफ कर दो प्रेरणा। क्या? लेकिन क्यों आद्या? तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है प्रेरणा। हाँ, मैंने ही जतिन के खाने में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी और नमक के डब्बे में भी पीसी हुई चीनी मैंने ही डाली थी ताकि खिचड़ी का स्वाद खराब हो जाए और माँ जी से तुम्हें डांट मिले। इसका मतलब हमारा शक सही था, और फिर भी तुमने अच्छी बनने का नाटक किया आद्या। तुमने हमेशा दूसरों को तकलीफ ही दी है, और आज इसीलिए तुम इतनी तकलीफ में हो। हाँ प्रेरणा, तुम सही कह रही हो, पर मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं इस बार कोई चाल नहीं चल रही। भगवान जी की सो, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ। कोई बात नहीं आद्या, मैं समझ सकती हूँ, और तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम सच कह रही हो, और मैं तुम्हें सिर्फ इसी कारण से माफ कर रही हूँ क्योंकि आज तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है। शुक्रिया प्रेरणा, और अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? ठीक है आद्या, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें पूरे मन से सीखना होगा, तब जाकर ही तुम सीख पाओगी। हाँ प्रेरणा, तुम सही कह रही हो। जब मैं यहाँ पर शादी करके आई थी तब मैंने बेईमान सीखने की कोशिश की, इसीलिए कुछ भी ठीक से नहीं बना पाई और ना ही मैंने आगे सीखने की कोशिश भी की। लेकिन अब मैं पूरी तरह जान लगा दूंगी और खाना बनाना सीख ही जाऊंगी। आखिर मेरी टीचर तुम जो ठहरी। ठीक है आद्या। अब इस तरह से आद्या प्रेरणा के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, और प्रेरणा भी पूरे मन से आद्या को अब खाना बनाना सिखाने लगती है। तभी वहां पर मालिनी आती है और वो अपनी दोनों बहुओं को साथ में देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या गजब हो गया? आखिर बात क्या है? आज आद्या खाना बना रही है। आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? माँ जी, मैं अब पिछला पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं अब प्रेरणा से खाना बनाना सीख रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रेरणा बहू, जरा बच के, हाँ, कहीं इसे खाना बनाना सिखाते सिखाते तो खुद ही खाना बनाना ना भूल जाए। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। फिर आद्या ये सारी बातें सुमन को बताती है तो उसे भी बहुत खुशी होती है। अब आद्या कोशिश करके पहली बार सूजी का हलवा बनाती है, लेकिन जब वो उसे चखती है तभी, अरे यार, ये हलवा अच्छा तो बना है, लेकिन इसका स्वाद वैसा नहीं है जैसा सब लोग बनाते हैं। देखो आद्या, एक बार में ही तुम इतना अच्छा खाना नहीं बना पाओगी, लेकिन तुम ये सोचने की जगह ये सोचो ना कि तुम्हारे खाना बनाने में पहले से कितना ज्यादा सुधार आया है। हाँ प्रेरणा, ये बात तो तुमने सही कही। पहले मैं हलवा एकदम फीका बनाया करती थी, लेकिन अभी हलवे में थोड़ा स्वाद है और ये हलवा खाने लायक भी है। हाँ आद्या, और तुम्हें पता है प्रेरणा, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मुझे काफी कुछ सीखने मिलता है। तुम वाकई में बहुत ही साफ दिल हो प्रेरणा। शुक्रिया आद्या। आद्या और प्रेरणा को इस तरह से साथ में देखकर मालिनी को भी अब बहुत खुशी मिलती है।
मेरी दोनों बहुओं को साथ में इतने प्यार से रहते हुए देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सही है, वक्त के साथ साथ ये आद्या भी अब सुधरने लगी है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब आद्या एकदम स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुबारक हो आद्या, आज तुमने करके दिखाया। धन्यवाद प्रेरणा, लेकिन ये सब केवल तुम्हारे कारण ही हो पाया है, क्योंकि अगर तुम सारे गिले शिकवे दूर करके मुझे माफ नहीं करती और मुझे सिखाने के लिए राजी नहीं होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। अरे नहीं आद्या, ये कहो कि अगर तुम अपने आप में अच्छा परिवर्तन नहीं लाती तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। ये सब तुम्हारे सोच में बदलाव लाने के कारण ही हो पाया है। फिर एक दिन जब जतिन का प्रमोशन होता है तभी आद्या उसके लिए ढेर सारे पकवान बनाती है। वाह वाह वाह, शुक्रिया प्रेरणा, तुम सच में दुनिया की सबसे कमाल की शेफ हो। रोज तो तुम खाना अच्छा ही बनाती हो, लेकिन आज का खाना तो उससे भी अच्छा बना है। अरे नहीं जतिन, अगर तुम्हें शुक्रिया कहना ही है तो मुझसे मत कहो, क्योंकि ये सारा खाना मैंने नहीं बनाया है। तो फिर किसने बनाया है? माँ ने? अरे नहीं बेटा, ये खाना मैंने भी नहीं बनाया है, बल्कि इसे तो तेरी पहली बीवी आद्या ने बनाया है। क्या? हाँ जतिन, आज का सारा खाना मैंने बनाया है। हाँ जतिन, आद्या को मैंने बहुत दिनों पहले ही खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। इसने मुझसे और माँ जी से कहा था कि हम दोनों तुम्हें यह बात ना बताए, क्योंकि इसे तुम्हें सीधे अपने हाथ का बना हुआ खाना ही खिलाना था। हाँ बेटा, ये बेचारी आज पूरे 4 घंटों तक खड़ी रही रसोई में और सारा खाना इसने खुद ने ही बनाया है। हम दोनों में से इसने किसी की भी मदद नहीं ली। अरे वाह आद्या, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बदल दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ आद्या। शुक्रिया जतिन। और जतिन, माँ जी, मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं। प्लीज मुझे उन सब के लिए माफ कर दो, क्योंकि अब मैं अपने दिल में किसी के लिए भी कोई बुरे भाव नहीं रखना चाहती। बस आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ। फिर जतिन और मालिनी भी आद्या को माफ कर देती है, जिसके बाद जतिन अब अपनी दोनों बीवियों को बराबर से प्यार करता है और इस तरह पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है।